Hello everyone, welcome you all to Parcham classes. I am Janvi and today we are going to discuss two very important amendment bills of 2023. The first one is the Forest Conservation Amendment Bill as well as the Cinematography Amendment Bill of 2023. जो इसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल है उसके साथ काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज और कंसर्न्स जुड़े हुए हैं। जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनका ये कहना है कि अगर ये बिल ये सारे प्रोविजन यानी कि प्रावधानों के साथ अगर ये पास हो जाता है सदन से तो इसकी वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट है और साथ ही साथ जो फॉरेस्ट कवर है उसके ऊपर बहुत खराब इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल क्या है, साथ ही साथ हम देखेंगे कि 1980 का जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो क्या है, एज वेल एज हम देखेंगे 1980 से लेकर 2023 तक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल अमेंडमेंट कैसे हुई इस बिल के अंदर। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि फॉरेस्ट क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट की है। बात करेंगे हम द सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट बिल के बारे में और हम देखेंगे इसके कंसर्न्स। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो, लेकिन सबसे पहले हम लास्ट क्लास में अपने पूछे हुए क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के अंदर मंत्रिपरिषद को जवाबदेही के लिए नामित करता है। तो इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन बी आपका आर्टिकल 75। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हमारा टॉपिक है द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल। देखिए ये बिल लाया गया है 1980 के एक्ट को बदलने के लिए। 1980 के एक्ट में जो हमारा एनवायरमेंटल क्लियरेंस को लेकर गाइडलाइंस है वो काफ़ी टफ है। इस कारण से ये जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस की स्ट्रिक्ट गाइडलाइन होने की वजह से काफ़ी सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी और डिले हो रहा था। इस कारण से हमें इनके प्रोविजंस को चेंज करना था और इसी कारण से 2023 का जो ये अमेंडमेंट है लाया गया है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये प्रॉपर अमेंडमेंट सिर्फ इस एनवायरमेंटल क्लियरेंस के प्रोसीजर को नहीं बदल रहा है, बल्कि ये जो पूरा 1980 के लॉ का एक्ट का जो एसेंस है उसको भी खत्म कर दे रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बदली हुई हैं। वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम इस एक्ट के प्रॉपर फीचर्स देखेंगे। सबसे पहले देखिए हम इस अमेंडमेंट्स को देखें उससे पहले हम 1980 के फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या प्रावधान दिए हुए हैं। 1980 का एक्ट कहता है कि कोई भी लैंड का अगर डाइवर्जन होना है, डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड मतलब कि अगर कोई फॉरेस्ट है उसमें से कितनी लैंड जो है नॉन फॉरेस्टी पर्पस के लिए यूज होंगी, कितनी टिम्बर प्रोडक्शन के लिए यूज होंगी और कितनी लैंड को कंजर्व करना है जिसमें कोई भी एक्टिविटीज नहीं की जाएंगी। तो ये होता है डाइवर्जन ऑफ लैंड। तो इस तरीके के निर्णय जो है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी अप्रूव करेगी ताकि बैलेंस इकोनॉमी रहे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाए। दूसरा जो यहाँ पे प्रोविजन है वो है कंपनसेशन फॉर फॉरेस्ट कवर लॉस। यहाँ पे अगर जो फॉरेस्ट है अगर हम उसके एरिया में जो पेड़ है वो हम काट रहे हैं तो वहाँ का जो है फॉरेस्ट कवर वो लॉस होगा, तो हम उसी के बराबर जो है कंपनसेशन जो है कंपनसेटरी फंड में डिपॉजिट कर देंगे सो दैट उन फंड से जो है आगे किसी और जगह पे एफॉरेस्टेशन को कैरी ऑन किया जा सके। नेक्स्ट है मैंडेटरी अंडरटेकिंग फॉर कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन। एक यहाँ पे 1980 में डीम्ड कंसेप्ट भी जोड़ा गया। ये खैर बाद में जोड़ा गया, हम जब क्रोनोलॉजी देखेंगे तो हम समझेंगे किस समय ये कंसेप्ट जोड़ा गया इस एक्ट में। तो डीम्ड फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? देखिए कभी कभी कुछ जगहें ऐसी होती है, एक तो फॉरेस्ट होता है जिसमें हमारे प्रॉपर पेड़ और काफ़ी उसमें घनी डेंसिटी होती है ट्रीज की, ठीक है। लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती है जहाँ जिनको एज अ प्रॉपर हम फॉरेस्ट नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ भी जो है काफ़ी सारे ट्रीज होती है और वो जो वहाँ का इकोसिस्टम बनाते हैं वो फॉरेस्ट का नहीं, बट वहाँ के अगर हम ट्रीज काटें तो वो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट करेंगे। तो वैसे एरियाज जहाँ पर अच्छी खासी ट्रीज की स्पीसीज पाई जाती हैं बट वो फॉरेस्ट के कंपैरिजन में कम होती हैं, तो उन सारे एरियाज को जो है डीम्ड फॉरेस्ट की तरीके से देखा जाने लगा और डीम्ड फॉरेस्ट का कंसेप्ट 1980 के एक्ट में जोड़ा गया। यहाँ पे पेनाल्टीज भी दी गई है, अगर कोई भी इन रूल्स का वायलेशन करता है तो उसके ऊपर पेनाल्टी, साथ ही साथ इम्प्रिजमेंट के भी प्रावधान 1980 के एक्ट में दिए हुए हैं।
नेक्स्ट जो है हम बात करने वाले हैं कि क्या क्रोनोलॉजी में डेवलपमेंट हुए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में, यानी कि हम समझेंगे कि किस तरीके से ये पूरा जो अमेंडमेंट है ये डेवलप हुआ। देखिए, जब आज़ादी हुई 1947 के बाद बेसिकली फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इन दो में डिवाइड किया गया। अब हुआ कुछ यूं कि आज़ादी के बाद बहुत तेजी से जो है फॉरेस्ट कवर का डिप्लीशन होने लगा। इस वजह से 1980 में ये एक्ट ले आया गया। ऐसा नहीं है कि भारत में इससे पहले फॉरेस्ट कंजर्वेशन का एक्ट नहीं आया था, बट वो आया था 1927 में, ब्रिटिश इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया में पहला एक्ट आया 1980 में। 1980 में जो एक्ट आया अभी हमने डिस्कस किया, उसमें नॉर्मल बेसिक आपकी कैसे ट्री को कंजर्व करें उसके प्रोविजंस दिए हुए थे। धीरे धीरे उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हुई, जैसे कि हमने अभी देखा डीम्ड फॉरेस्ट का कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे थे, वो कंसेप्ट 1988 के अमेंडमेंट से जोड़ा गया इस एक्ट के अंतर्गत। 1991 में यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मैंडेटरी हो गया अगर आप लेस देन 1 हेक्टर लैंड भी डाइवर्ट करते हैं किसी नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए। मतलब कि यहाँ पे टोटल डाइवर्जन ऑफ लैंड में सेंट्रल गवर्नमेंट ही अप्रूवल देगी और जो वो कहेगी उसी हिसाब से काम होगा। 2003 में आपका मैंडेटरी कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के प्रोविजंस इस एक्ट में जोड़े गए। 2015 में यहाँ पे फॉरेस्ट क्लियरेंस पोर्टल की शुरुआत की गई, ताकि जो हम इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दे रहे हैं डेवलपिंग प्रोजेक्ट और कंपनीज को, उनमें ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखा जा सके। 2017 में यहाँ पे बात आई कि जो स्टेट है, स्टेट को ये अथॉरिटी दी गई कि आप अपने अपने पर्टिकुलर स्टेट्स में जो है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन करें। किस जगह पर? जो भी नॉन फॉरेस्ट लैंड है, यानी कि कोई ऐसी लैंड जो जहां पर फॉरेस्ट नहीं है, वहां पर भी आपको एफॉरेस्ट्री मतलब कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन करना है। जो फंड आ रहे हैं उनकी उस फंड को यूटिलाइज करके पेड़ों को लगाना है। तो ये कंसेप्ट आया 2017 में। 2022 का जो अमेंडमेंट था उसने फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो रूल्स है उसमें कुछ और बदलाव किए। बदलाव ये किए कि अब जो डेवलपर्स हैं जितने भी, वो अपनी कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए जो भी ऐसी लैंड हैं जो इस एक्ट के अंदर नहीं आती है, यानी कि इस एक्ट के प्रावधान में कवर नहीं होती, यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये सारी चीजें आपके इस पर्टिकुलर एक्ट के रेगुलेशन में आती है। लेकिन कुछ जैसे कि प्राइवेट जो एंटिटीज की लैंड है या फिर कोई ऐसी लैंड जो एक ट्राइबल ग्रुप के पास पड़ी हुई है, गवर्नमेंट का उस पर कोई भी रूल और रेगुलेशन नहीं है, तो ऐसी आप जगहों पर प्लांटेशन करेंगे अगर, तो आपकी ये जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो भी फुलफिल हो जाएगी। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे टर्म फॉरेस्ट। देखिए, इस पर्टिकुलर एक्ट में जो एक और पॉइंट है, फॉरेस्ट की डेफिनेशन को लेकर काफ़ी सारी कंफ्यूजन्स और प्रॉब्लम्स और कंसर्न्स जताए जा रहे हैं। कई सारे इन्वायरमेंटलिस्ट ये कह रहे हैं कि ये जो नया अमेंडमेंट एक्ट आया है, इसने जो सुप्रीम कोर्ट की दी गई फॉरेस्ट की इंटरप्रिटेशन है उसके भी एसेंस को ख़त्म किया है। अब इसको जानने के लिए हम बैक में थोड़ा जाएंगे और हम देखेंगे गोडावर्मन के जजमेंट को, जो कि 1996 में आया। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चाहे वो कोई भी लैंड हो, वो गवर्नमेंट के अंदर आता हो, चाहे वो प्राइवेट एंटिटी के अंदर आता हो, चाहे वो ट्राइबल कम्युनिटी के पास हो, कैसा भी लैंड हो, फॉरेस्ट्री के काम के लिए आता हो या फिर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए काम आता हो, ये सारे के सारे लैंड के ऊपर जो पेड़ लगाए गए हैं, इन जमीनों के ऊपर जो पेड़ लगाए गए हैं, किसी को भी काटा नहीं जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा। सुप्रीम कोर्ट आगे ये कहती है कि अगर हमें फॉरेस्ट की डेफिनेशन को देखना है तो फॉरेस्ट की सेम आप वही डेफिनेशन, वही मतलब आप समझिए जो आपकी डिक्शनरी में दिया हुआ है, यानी कि डिक्शनरी जब हम खोले और उसमें हम फॉरेस्ट का जो मतलब दिया हुआ है उसके ही हिसाब से हम समझे कि फॉरेस्ट क्या होता है। यानी कि फॉरेस्ट की डेफिनेशन के अंदर इन्होंने वो सारे लैंड ले आए, चाहे वो किसी भी लॉ से गवर्न हो रहे हो, किसी भी कैटेगरी में हो या फिर किसी भी प्रोटेक्शन में हो, तो वही चीज हो जाती है। लेकिन ये पर्टिकुलर एक्ट जो अमेंडमेंट आया है, इसके अंदर काफी सारे एग्जम्पशंस प्रोवाइड किए गए हैं जो कि इस डेफिनेशन को जो है हम पर करते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे।
तो हमने देख ली कि फॉरेस्ट की डेफिनेशन कहाँ से आई और किस समय आई और किस केस के थ्रू आई। ये केस याद रखना जरूरी है, कभी कभी हमें पूछ लेते हैं वनडे एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस में। अब हम नेक्स्टली बात करेंगे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इस एक्ट का। देखिए, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 है वो काफी ब्रॉड एंड स्कोप जो है हाईलाइट कर रही है। ब्रॉड एंड स्कोप का मतलब इसने अगेन रेवेन्यू, फॉरेस्ट, लैंड रिकॉर्ड या फिर कोई भी ऐसी जमीन जो प्लांटेशन के लिए, प्राइवेट फॉरेस्ट लैंड, इन सारों को स्ट्रीमलाइन कर दिया है। स्ट्रीमलाइन करने का मतलब ये है कि जो पिछले एक्ट में इन सभी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे कि यहाँ पे कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जैसे कि डिफॉरेस्टेशन प्रमोट हो, लेकिन अब इस चीज को स्ट्रीमलाइन करके गवर्नमेंट ने, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, वो जो चाहेगी वो इन लैंड का उस हिसाब से यूज करेगी। इस तरीके के प्रावधान लाए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज नोट करने की है, वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980, जो हमारा एक्ट है 1980 का, जिसे अभी तक हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की तरीके से जानते थे, अब उसका नाम बदल के इन्होंने रख दिया है वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980। इसके पीछे का कहना ये है सरकार का कि इस नाम में जो बदलाव लाया गया है वो इसलिए लाया गया है ताकि जो नॉर्मल पीपल है हिंदी भाषा से उन्हें कनेक्ट फील होगा, जिसकी वजह से वो हमारे साथ, हमारे इस मिशन में, हमारे इस कंजर्वेशन के मिशन में और अच्छी तरीके से जुड़ पाए। तो ये है इनके नाम पीछे चेंज करने के पीछे का कारण। दूसरी चीज जो हुई है वो ये कि इन्होंने एक प्रियम्बल भी ऐड किया है इस एक्ट में, जो कि टोटली रिफ्लेक्ट करेगा कि इस पूरे एक्ट का, इस पूरे बिल का क्या डायरेक्शन होगा, किस दिशा में काम करेगी और क्या रिफ्लेक्ट कर रही है ये बिल, इसका एसेंस क्या है, ये इनके प्रियम्बल में जो है वो बताया गया है। अब हम प्रोविजंस देखते हैं कि क्या एग्जाम्पशंस प्रोवाइड किए गए हैं। देखिए, यहाँ ये बिल ये कह रहे हैं कि जो भी ऐसे फॉरेस्ट लैंड है जो कि किसी रोड और रेलवे के अगल बगल में आपके हैं, तो रोड और रेलवे से 0.10 हेक्टेयर तक की जो जमीन है वो गवर्नमेंट ने उसको अलग कर लिया है फॉर पर्पस ऑफ डेवलपमेंट एंड स्टैब्लिशमेंट। यहाँ पे लोगों को बसाया जाएगा और कई सारी चीजों का स्टैब्लिशमेंट किया जाएगा, सो दैट लोग जो है यहाँ पर रहे भी और साथ ही साथ यहाँ पर एक तरीके से आप कह लो कि पेड़ उगाएं और ये सारी चीजें एफॉरेस्टेशन करें कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो और अच्छे से, इकोलॉजी और अच्छे से डेवलप हो। दूसरी यहाँ पे जो एग्जाम्पशन प्रोवाइड किए गए हैं वो बॉर्डर एरियाज को प्रोवाइड किए गए हैं, यानी कि हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज और शिवालिक, यानी कि जितने भी एरिया एनएसी और एलओसी के आसपास है वहाँ वो पूरे 100 किलोमीटर तक के एरिया में बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को कैरी ऑन कर सकती है गवर्नमेंट अब। और साथ ही साथ यहाँ पर जो ऐसे एरिया है जहाँ पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म देखने को मिल रहा है, लाइक आपका छत्तीसगढ़, झारखंड के कुछ एरियाज हो गए, वहाँ पर भी 100 किलोमीटर तक का एरिया जो है वो प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाएगा। वहाँ पे प्रॉपर डिफॉरेस्टेशन किया जा सकता है अगर कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वहाँ पे लगाना है, तो ये भी एक एग्जाम्पशन प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट जो है डेवलपमेंट की बात कही जा रही है कि ये बिल सिर्फ ये नहीं प्रमोट करता है, ये बिल का जो पूरा मेन उद्देश्य है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि हम डेवलपमेंट का एरा है और ये सही भी बात है कि हम डेवलपमेंट को रोक नहीं सकते हैं, तभी यहाँ पे जो टर्म है वो सस्टेनेबिलिटी वाला वो क्वाइन किया गया, सो दैट हम डेवलप भी कर सकें और साथ ही साथ अपने इन्वायरमेंट को बचा भी सकें। सरकार ये कह रही है इस बिल के थ्रू कि ये जो प्रॉपर स्टेप है, ये जो अमेंडमेंट का स्टेप है, ये फैसिलिटेट करेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और साथ ही साथ कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करेगा और सारे सेक्टर्स को बढ़ने में मदद करेगा। कुछ न्यू एक्टिविटीज भी जोड़ी गई हैं एज अ फॉरेस्ट एक्टिविटी। देखिए, पहले क्या था, जैसे कि माइनिंग वगैरह हो गई, ये सारी नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी के अंदर आती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो भी कैटेगराइजेशन हुआ था 1980 के एक्ट के हिसाब से कि कौन कौन से जो काम है वो फॉरेस्ट एक्टिविटी में आएंगे, कौन कौन से काम जो है फॉरेस्ट एक्टिविटी में नहीं आएंगे। अब क्या गवर्नमेंट ने किया है, इस बिल में कुछ ऐसे प्रावधान लाए हैं जो 1980 के जो बिल में वो रिस्ट्रिक्टेड थे। जैसे कि सरकार अब ये कह रही है कि ये काफी सारे एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेगी फॉर फ्रंट लाइन फॉरेस्ट स्टाफ, साथ ही साथ इको टूरिज्म डेवलप करेगी, जूज और सफारीज बनाएगी। और ये सारी चीजें, जू और सफारीज वगैरह, ये सारी चीजें जो है 1980 के एक्ट में रिस्ट्रिक्टेड थी, बट अगेन
इन लोगों ने ये सारी चीजें फॉरेस्ट एक्टिविटी के अंदर लेते आए हैं, और इसके पीछे का कारण ये है कि ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो वहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन है या फिर वहाँ की लोकल कम्युनिटीज हैं, उनको जो है बहुत हेल्प करेगी अपना लाइवलीहुड कमाने के लिए। यहाँ पे एक कंसर्न की भी बात है, और साथ ही साथ यहाँ पे ये एक प्रोविजन है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास अनरिस्ट्रिक्टेड पावर रहेगी, वो किसी भी डिजायर्ड रीजन को, डिजायर्ड लैंड को किसी भी इस्तेमाल के लिए जो है वो अलॉट कर सकती है। यानी कि कल को कोई कंपनी आई और अगर वो चाह रही है कि किसी ऐसे एरिया में जहाँ बहुत सारे प्रॉपर फॉरेस्ट डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन उसी एरिया में अपने प्रोजेक्ट को लगाना है, तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो उस पूरे फॉरेस्ट को क्लियर कर सकती है, यानी पूरा डिफॉरेस्टेशन उस एरिया में, और उस कंपनी को ये अप्रूवल दे दे कि आप यहाँ पे आके अपना डेवलपिंग प्रोजेक्ट लगाएं। तो ये काफी कंसर्न करने वाला पॉइंट इस बिल के अंदर आता है। ये बिल एम कर रही है हमारा जो 2070 का नेट जीरो एमिशन का टारगेट है उसको भी अचीव करने पे। इस बिल में जिस डायरेक्शन और जिस इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई है, अगर वो प्रॉपर तरीके सही तरीके से होता है तो ये बिल जो है हमें बहुत हेल्प करेगी। जो हमारी नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस है, एनडीसी का जो टारगेट है हमारा, उसको फुलफिल करने में, दैट इज 2070 तक इंडिया को नेट जीरो इमिटर बन जाना है CO2 का। अगेन मैंने बताया एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज, ये ज़ू सफारी और काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप किए जा रहे हैं ताकि लोकल कम्युनिटीज को एम्पावर किया जा सके। ये देखे हमने प्रोविजंस। अब हम बात करेंगे कि क्या कंसर्न्स रेज हो रहे हैं। सबसे पहला ही कंसर्न है नैरो डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। नैरो डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट कैसे? अब भाई हम फॉरेस्ट का यूज किसी भी इस्तेमाल के लिए कर सकते हैं, यानी, और सबसे बड़ी बात यह है कि यूनियन गवर्नमेंट को यह पावर भी दे गई है कि आप अब बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के किसी भी लैंड को अलॉट कर सकते हैं फॉर डेवलपमेंट पर्पस। तो ये जो बात यहाँ पे पावर गवर्नमेंट के पास आई है, वो पावर बहुत कंसर्न की है। इससे तो ये होगा कि गवर्नमेंट किसी भी फॉरेस्ट लैंड को बैरन लैंड में आराम से कन्वर्ट कर देगी, और उसका इन्वायरमेंट पे क्या असर होगा, और ट्री कवर क्या होगा, ट्री कवर तो और कम होता जाएगा। फिर इस एक्ट का क्या फायदा, ये बात कही जा रही है क्रिटिक्स के द्वारा। दूसरा जो है वो एक्सक्लूजन ऑफ सिग्निफिकेंट फॉरेस्ट एरिया। अब सिग्निफिकेंट फॉरेस्ट एरिया का एक्सक्लूजन कैसे? मैंने आपको बताया एक प्रोविजन है जिसमें 0.10 हेक्टर रोड और रेलवेज के आसपास की जमीनें, साथ ही साथ 100 किलोमीटर जो बॉर्डर एरियाज है उनकी जमीनें, यहाँ पे पूरा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किया जाएगा। तो इसकी वजह से इन लोगों ने ये पूरे एरिया को एक्सक्लूड कर दिया फॉरेस्ट एरिया से। सिंपल सी बात है, यानी कि अब ये डेवलपमेंट के लिए यूज होने वाले हैं। तो ये जितने भी एरिया हैं तो हमारे फॉरेस्ट कवर से हमारे इन्वायरमेंट में ये बहुत इम्पैक्ट डालने वाले हैं। तो कंसर्न दूसरा ये चीज है। तीसरा सबसे बड़ा कंसर्न है जो एडिशनल एक्टिविटीज जोड़ी गई है, लाइक इको टूरिज्म, जू सफारी। अब जब इको टूरिज्म होगा, वहां पे लोग जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे वेस्ट जनरेशन कितना ज्यादा होगा। तो ये वेस्ट जनरेशन वाली जो बात है, और ये हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं कि ये भी बात है, इसे कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत सारे रेगुलेशंस उस प्रॉपर एरिया में लगाने होंगे जिस एरिया में इसे इन इको टूरिज्म को और ज़ू सफारीज को डेवलप किया जा रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा कंसर्न का 3 पॉइंट है जो इस बिल से रिलेटेड है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे 1980 का जो एक्ट था उसमें एक पॉइंट है कॉपरेशन विथ लोकल कम्युनिटीज, और स्पेशली जो ट्राइब्स जंगलों में रहती हैं उनके साथ। देखिए इस बिल में कहीं भी बात ही नहीं की गई है किसी भी और फॉरेस्ट से रिलेटेड एक्ट या राइट की। जैसे कि आपका एक एक्ट है द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। तो ये 2006 का जो एक्ट है इसकी कहीं बात ही नहीं की गई है। जो ये बिल है वो कहीं भी कॉपरेशन विथ लोकल कम्युनिटीज और ट्राइब्स के साथ बात नहीं कर रही है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। नेपाल में कभी कुछ समय पहले क्या हुआ कि नेपाल की जो गवर्नमेंट है उसने कंजर्वेशन के लिए कुछ जो फॉरेस्ट की लैंड थी वो लोकल कम्युनिटी को प्रॉपर ट्रांसफर कर दी कि आप इसकी कंजर्वेशन का जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोकल कम्युनिटीज को दे दी। और रिजल्ट ये देखा गया कि 26% से 45% तक उनका कवर फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है इन लास्ट 3 डेकेड्स। तो हम इस पॉइंट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कॉपरेशन विथ लोकल कम्युनिटीज,
तो इस एक्ट में, इस बिल में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकी कॉपरेशन की बात नहीं कही गई है। क्रिटिसिज्म क्या हो रहा है इसका, एक और कि ये प्रॉपर बिल, स्टार्टिंग में मैंने बताया कि बेसिकली इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का जो प्रोसीजर था उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत समस्याएं आ रही थी, बहुत डिले कॉज हो रहा था। तो जब ये बिल उसको एड्रेस करने के लिए लाया गया है, तो फिर यहाँ जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन, साथ ही साथ न्यू एक्टिविटीज प्रमोशन, और उसके बाद जो है लैंड फॉरेस्ट का फॉरेस्ट लैंड्स का डाइवर्जन, ये सारी चीजें जो इसमें ऐड की गई हैं, ये पूरी तरीके से 1980 का जो कंजर्वेशन एक्ट है उसके एसेंस को खत्म कर रही हैं। अगर हम इस तरीके से डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है अगर हम फास्ट ट्रैक पे चलाएंगे तो बहुत ही समस्या क्रिएट होने वाली है। कैसे? जो 100 किलोमीटर की बात LSC और LOC के पास कही गई है, वहां मतलब है कि हमें उन पहाड़ों को काटना होगा, वहां डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाने होंगे। अभी हमने जोशीमठ का कुछ समय पहले इंसिडेंट देखा, और उस इंसिडेंट से देखकर हमने ये जाना कि हमें बहुत ही ज्यादा यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर हम पहाड़ों के ऊपर कोई भी डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशंस के साथ करना होगा। तो ये भी एक फैक्टर है कि जो ट्रांस हिमालय और हिमालयन रीजन है वहां पे अगर ये सारी चीजें होंगी तो वहां की टेक्टोनिक एक्टिविटीज और तेजी से बढ़ जाएंगी, जिसका डिवास्टेटिंग इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो एक ये भी क्रिटिसिज्म यहाँ पे है, क्योंकि जब फॉरेस्ट क्लियरेंस का अगर आपको प्रोविजन सुधारना था आप उस पर बात करते, ना कि आप पूरा एग्जेम्पशंस दे दो कई सारी चीजों पर। तो ये हमने देखा फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023, हमने इसके बारे में हर एक चीज डिटेलिंग से जानी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट कर सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, एक फैक्ट जानने वाला, ये जो बिल है ये लोकसभा में पास हो चुका है, लेकिन अभी तक ये राज्यसभा में पास नहीं हुआ है। तो क्या ध्यान देने वाली चीज है कि लोकसभा में ये बिल पास हो चुका है, राज्यसभा में अभी पास होना बाकी है। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं द सिनेमेटोग्राफिक अमेंडमेंट बिल ऑफ 2023। ये बिल जो है राज्यसभा में पास हो चुका है और 31 जुलाई को ये बिल लोकसभा में भी पास कर दिया गया है। ये बिल जो लाया गया है उसका मेन एम है कि जो एंटी पायरेसी और कॉपीराइट का जो प्रॉब्लम चल रहा है इस इंडस्ट्री में उसको कैसे खत्म किया जाए। तो इस दिन दोनों को रेगुलेट करने के लिए मेन जो इसका अमेंडमेंट का मुद्दा है वो ये है कि हम एंटी पायरेसी को और साथ ही साथ कॉपीराइट का जो इशू है उन दोनों को एड्रेस और रेगुलेट करेंगे। ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा। ये जो बिल है ये अमेंड कर रहा है सिनेमेटोग्राफिक एक्ट ऑफ 1952। यानी 1952 में जो सिनेमेटोग्राफिक एक्ट बना था, अब जाके 2023 में उसमें कुछ बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि हमें पता है कि कुछ पुराने एक्ट ऐसे हैं कि बढ़ते समय के साथ, बढ़ते डिजिटलाइजेशन के साथ और सोशल मीडिया और जितनी भी एक्सपोजर है इस इंडस्ट्री में उनको देखते हुए अब हमें बदलाव लाने की जरूरत है इस एक्ट में। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ये बिल टेबल करी है और ये बिल पास हो के एक्ट बन गई है। अब यहाँ पर इस बिल में जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है उस बॉडी को बहुत सारी पावर्स भी दी गई है और उसको प्रॉपर से रेगुलेशन में डाला गया है कि कोई भी और समस्या ना हो और जितना भी ये ब्रॉडकास्टिंग का मैटर है वो सिर्फ और सिर्फ एक अथॉरिटी के पास रहे, क्योंकि कभी कभी मल्टीपल अथॉरिटीज जब रहती है तो सिस्टम ऑफ प्रोसीजर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है किसी भी काम को इम्प्लीमेंट करने में, उसके प्रोसीजर को बनाने में। इसलिए यहाँ पे इस बिल के तहत जो है ये पूरी की पूरी अथॉरिटी हमने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को दे दी है, हर चीज से, सिनेमा की हर चीज से रिलेटेड। इम्पोर्टेंट प्रोविजंस क्या है बिल के? सबसे पहले यहाँ पे एक एडिशनल सर्टिफिकेट कैटेगरी जो है इंक्लूड की गई है। पहले क्या था कि हम जब भी मूवी हॉल या कोई भी टीवी पे देखते हैं मूवी तो उसमें यूए या फिर एडल्ट ऐसे लिख के आता था। अब देखिए यहाँ पे यूए का मतलब है कि अनरिस्ट्रिक्टेड विद पेरेंटल गाइडेंस फॉर चिल्ड्रन बिलो 12, ठीक है। लेकिन इस चीज को रिवाइज करके अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। पहला होगा 7+, दूसरा होगा 13, तीसरा होगा 16+, और इसके बाद एडल्ट और उसके बाद एस है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो है कैटेगरी बनाई गई है। इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि आखिर इन कैटेगरीज की जो रिकमेंडेशन है वो किसने दी थी।
श्याम बेनेगल कमेटी 2017 में जिसको बनाया गया था, इस कमेटी ने जो है ये रिकमेंडेशन दी थी कि हमें जो है ये सर्टिफिकेट की जो एज है उन्हें कुछ इस तरीके से कैटेगराइज करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कमेटी हमें ध्यान में रखनी है। कभी कभी पूछ सकता है कि ये कमेटी किस चीज से रिलेटेड है, या फिर सिनेमेटोग्राफिक अमेंडमेंट बिल के अंदर जो रिकमेंडेशन दी गई वो किस कमेटी ने दी। तो हमें ध्यान रखना होगा श्याम बेनेगल कमेटी ऑफ 2017। नेक्स्ट यहाँ पे जो चीज जोड़ी गई है कि एडल्ट और जो एस सर्टिफिकेट होता है स्पेसिफिक प्रोफेशन और किसी क्लास के लिए वो मूवी बनाई जा रही है। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स जिस भी सिनेमा के पास हैं उनको एक एडिशनल सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा अगर उनको टेलीविजन या फिर किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी एडल्ट या फिर एस कैटेगरी की मूवी जो है वो शो करनी है। और अगर सीबीएफसी को लगा कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो वो नेसेसरी चेंजेस, डिलीटेशन, मॉडिफिकेशन भी सजेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट प्रोविजन है कॉम्बेटिंग पायरेसी। पायरेसी बहुत ही बड़ी समस्या बन गई थी सिनेमा में, पायरेसी को खत्म करना बहुत जरूरी है। तो पायरेसी के लिए यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जेम्पशंस दिए हैं कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत। जैसे कि अगर हम कोई भी कॉपीराइट कंटेंट यूज कर रहे हैं इवन करंट अफेयर्स को बताने के लिए, जैसे कि कोई न्यूज है और अगर हमें उस न्यूज को बताना है तो ये नहीं कि हम किसी और न्यूज चैनल पे गए, उसका कंटेंट वहां से कॉपी किया और फिर हमने अपने थ्रू उसको बता दिया, ये भी कॉपीराइट के तहत ही आएगा। तो ये सारी चीजों के लिए प्रावधान जो है कॉम्बैट पायरेसी के तहत दिए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पेनाल्टीज दी गई है कि अगर कोई भी अनऑथराइज्ड रिकॉर्डिंग या फिर कोई भी ऐसा कॉपीराइट इशू का ऑफेंस कमिट करता है तो उसको 3 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा और साथ ही साथ 3 लाख रुपए का जुर्माना या फिर 5% जो उस सिनेमा को प्रोड्यूस करने में कॉस्ट आई है उसका 5% जो भी अमाउंट आएगा उसको एज अ पेनाल्टी आपको भरना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक सर्टिफिकेशन भी इशू किया गया है फॉर मूवीज। अगर आपको सीबीएफसी कोई भी मूवी को अगर ये ग्रीन सिग्नल दे देती है, यानी कि उसकी वैलिडिटी कितने साल तक रहेगी, जो सर्टिफिकेट सीबीएफसी इशू करेगी उसकी वैलिडिटी रहेगी पूरे 10 साल तक। सपोज एक मूवी है उसको सीबीएफसी ने सर्टिफिकेट इशू किया, वो 10 साल तक मान्य है, 10 साल के बाद उसको फिर से रिन्यू कराना पड़ेगा। रिविजनल पावर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सब पहले क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये रिविजनल पावर्स थी, लेकिन अब सीबीएफसी के पास ये सोल अथॉरिटी हो गई है कि वो किसी भी सिनेमा को एग्जामिन करे और उसके खिलाफ जैसे भी उसको लग रहा है पेंडिंग ऑर्डर्स देने हैं, अप्रूवल देना है, वो सारी चीजें सीबीएफसी करेगी। गवर्नमेंट का उसमें कोई भी रोल नहीं होगा कि वो उनके कंटेंट को जो है रिवाइज कर सके या फिर किसी भी चीज में सजेशन या फिर मॉडिफिकेशन को जो है बताएं। यहाँ पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न्स हैं इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट से रिलेटेड। पहला क्या है कि कहीं भी ओटीटी कंटेंट की बात नहीं की गई है, यहाँ बात की गई है टेलीविजन की, सिनेमास की, पिक्चर हॉल की, ये सारी चीजें बात की गई है। लेकिन उन कंटेंट्स का क्या जो बिना किसी रेगुलेशन के हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे दिखाए जाते हैं, तो वो भी तो सारे अनसेंसर्ड होते हैं, तो उनको किस तरीके से रेगुलेट किया जाए। साथ ही साथ दूसरा सेल्फ कंसर्न ये है कि हमने यहाँ पे एज कैटेगराइजेशन तो दे दिया है, बट अगेन वही प्रॉब्लम है कि हमें ये चीज ध्यान में देनी होगी कि अभी भी पेरेंट और गार्जियन का गाइडेंस बच्चों के लिए जरूरी है कि वो किस तरीके का कंटेंट जो है टेलीविजन या फिर सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। तो ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न थे इस बिल से रिलेटेड। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आज का हमारा क्वेश्चन है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर विच लिस्ट ऑफ दिस 7th शेड्यूल इज द सब्जेक्ट ऑफ फॉरेस्ट इंक्लूडेड। यानी कि भारत के संविधान में जो वन है वो 7वीं सूची के कौन सी सूची के अंतर्गत जो है ये शामिल किया गया है, विषय है ये। तो अगर हम बात करें तो कितनी सूचियां होती है 7वीं अनुसूची के तहत? 3 सूचियां होती है, राज्य, संघ और समवर्ती। तो हमें इस प्रश्न में यही बताना है कि वन जो है इन तीनों सूचियों में से कौन सी सूची का विषय है। पहला है स्टेट लिस्ट, दूसरा है यूनियन लिस्ट और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। आप जरूर से इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आपको इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप विजिट करें parchamclasses.in पर।
वहां से आप PDF लें और इससे जो है ये करंट अफेयर्स को रिवाइज करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर।